सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्वेश्चन को आप पैराग्राफ में लिखिए, अगर आपके पास काफी शब्द हैं लिखने के लिए तो। लेकिन अगर काफी शब्द नहीं है, 75 वर्ड्स में लिखना है जैसे जुडिशरी के लिए, तो फिर आप उसमें पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है। हाँ, इतना तो कर सकते हैं, जैसे पूछा है कारण, भूमिका लिख के और कारण पे तो हेडिंग डाल सकते हैं भाई, किसी चीज के कारण पे। जैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म के उदय के कारण पूछे हैं, तो आपने भूमिका लिखी और कारण लिख के अब आप एक दो तीन ये कर दीजिए। लेकिन आप हर जगह हेडिंग डालेंगे तो ये मैं समझता हूं कि एक बेटर वे नहीं होगा राइटिंग का। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है। सर न्यूज़पेपर में सर हेडलाइंस होती है सिर्फ। हेडलाइन, हाँ हेडलाइन होती है। अच्छा, एक और चीज, जैसे अभी आशुतोष जी ने पूछा कि कैसे करें हम लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखो, आप किसी ना 5 स्टार होटल में जाइए, मतलब जाना कभी मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। तो वहां पर चीजें बड़ी नीट एंड क्लीन होगी। जो वेटर होगा वो भी बहुत बढ़िया से सूट बूट में पहने हुए होगा, और इतने सही तरीके से वो आपको सर्व करता है चीजें कि भले ही वो उतनी ज्यादा खाने में टेस्टी ना हो, लेकिन लगती बहुत अच्छी है। ऐसे ही एग्जामिनर के लिए भी आपको करना है कि भले ही आपके पास यहाँ नॉलेज कम है, लेकिन उसे ये दिखाना है कि आपको बेटर आता है। तो सबसे पहला तरीका रिप्रेजेंटेशन का याद रखना कि अच्छे शब्दों का यूज होना चाहिए। अगर आप अच्छे वर्डों का, आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़िया नहीं है, तो मार्क्स साधारण मिलेंगे। जैसे मैंने अभी कहा ना, पॉलिटिकल बैगिंग को अंडरलाइन अंडरलाइन कर लेना। मॉडरेट के ऊपर कुछ लिखें और पॉलिटिकल बैगिंग आप शब्द वहां यूज करके उसे अंडरलाइन कर दें, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि एग्जामिनर का मन खुश हो जाएगा एकदम। उसको ये पता चल जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है। तो कुछ ऐसे शब्द, जैसे इतिहास में कुछ शब्द होते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द पॉलिटी में, हर विषय के अपने अपने ऐसे ही शब्द हैं। उन शब्दों को अपने पास में नोट करके रख लीजिए, उनको यूज करिए। जैसे पॉलिटी में जब भी अगर आप, हाँ हाँ ओके, जब भी आप पॉलिटी में आंसर राइट कर रहे हैं, मान लो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ लिखते हैं, या जस्टिस सिस्टम के ऊपर कुछ लिखते हैं, मान लो न्याय के ऊपर कुछ लिखते हैं, न्याय व्यवस्था के ऊपर कुछ लिखते हैं, तो आप सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, इनका जिक्र करना ना भूलें। न्याय की जो संकल्पना है या न्याय का जो विचार है, उसका जिक्र करना ना भूलें। मान लो कहीं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और जैसे अभी आज हम लोग करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पे करेंगे, तो इट इज अ डिबेट, इट इज अ डिबेट ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इट इज अ डिबेट अपॉन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो फिर मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि लॉ कमीशन ने या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसके ऊपर कुछ कहा है या नहीं कहा है। अगर कुछ कहा है तो मैं जरूर लिखूंगा। दैट वुड बी द कीवर्ड फॉर द पर्टिकुलर एस्से, कि अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन। अब ये, तो इससे क्या हुआ, ये उदाहरण हुए, इससे होगा ये कि आपका आंसर जो है वो रिच लगेगा, कि हाँ आपने काफी चीजें ठीक ठाक से पढ़ी हैं। तो एक चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए, जैसे कहीं पर डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, वहां डायग्राम फ्लो चार्ट जरूर हो, चाहे 75 शब्द में आप लिख रहे हो या 100 में लिख रहे हो। ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में तो डायग्राम मस्ट है बनाने। इकोनॉमी में भी फ्लो चार्ट बनाना मस्ट है। अगर आप फ्लो चार्ट बना के इकोनॉमी में किसी चीज को लिखते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योग्राफी में तो डायग्राम चाहिए ही। तो दूसरा, अट्रैक्टिव और अच्छा लिखने के लिए ये जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो मैंने अमूमन देखा है अभी तक, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, और वो ये है, वो एग्जामिनर को भी बुरा लगता हो, वो ये है कि हैंडराइटिंग हमेशा साफ हो, काट छाट बहुत ज्यादा ना की गई हो।
कहीं कोशिश करिए कि ये तभी होगा जब आप राइटिंग स्किल में रहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस में रहेंगे, तो कम से कम गलतियां होंगी। जितनी ज्यादा काट छांट आप अपनी कॉपी में कर लोगे, उतना ही एग्जामिनर, गलती तो हुई आपसे, आपने शब्द लिखा, गलत लिख गया, आपने उसे काट दिया, एग्जामिनर वहां लाल पेन जरूर घुमाएगा। और जहां ऐसे 3-4 लाल पेन घूम गए तो आंसर में वो वहीं आ जाता है। उसका मतलब ये है कि इसका जो दिमाग है ना, और इसका जो हाथ है लिखने का, इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए इसको याद करके लिखना पड़ रहा है, इसलिए ये गलत लिख रहा है, कॉन्सेप्ट इसकी क्लियर नहीं है। एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो एक तो ये हो, दूसरा ये हो कि आपने जो शब्द लिखे हो थोड़े बड़े बड़े लिखे हो, गैप के साथ लिखे हो, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। आप बहुत छोटा लिखोगे, नजदीक नजदीक लिख दोगे, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसके सर में वैसे ही दर्द रहता है। 3 चीजें ये याद रखने की है ना। चौथी चीज में आप ये देखिए कि आपने आंसर को टू द पॉइंट और फॉलो थ्रू में लिखा है, जो पूछा है वही लिखा है। ऐसा नहीं है कि पता चला कि पूछा हुआ है मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में, और आपका पूरा आंसर चला गया मॉडरेट के ऊपर, या आंसर चला गया आपका स्वदेशी के ऊपर, या आपने लिख दिया टेररिज्म के ऊपर, या मिलिटेंट सॉरी टेररिस्ट नेशनलिज्म के ऊपर, तो फिर वो सब गड़बड़ होगा, वो फिर कटेगा। फॉलो थ्रू में आंसर होना चाहिए। एक और अच्छी चीज, हमेशा निष्कर्ष जरूर लिखें, कंक्लूजन जरूर लिखें, भले ही 2 लाइन का हो, और लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन होना चाहिए, समग्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंक्लूजन में आपने ऊपर की जो बातें थी, आपने जो मेन बॉडी में लिखी, उसी को रिपीट कर दिया वहां पे शॉर्ट में, वो कभी कंक्लूजन नहीं होता है। कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, एक पॉजिटिव नोट के साथ होता है, ये भी लिखना पड़ेगा। इसलिए ये 5-6 तौर तरीके हैं आंसर राइटिंग के, जो आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाएंगे। और दूसरों से अलग होने का ही मतलब है आपका सिलेक्शन, दैट इज द की। जहां आप दूसरों से अलग हुए, क्वालिटेटिवली अलग हुए, वहीं आपका सिलेक्शन हो गया। अगर एक एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरों से आपको इतने काम पर एक एक नंबर भी ज्यादा मिला, सेम कंटेंट लिखने पर, सेम कैपेसिटी में लिखने पर, दूसरों से अगर एक एक नंबर भी ज्यादा मिला, तो एक पेपर में कम से कम 25 से 30 नंबर आपके ज्यादा हो गए। और पेपर होते हैं आपके 6 या 7 शायद, 4 तो लॉ के ही होते हैं, बाकी के 2-3 जीएस के और ऐसे के होते हैं। तो कौन आपको पीछे कर रहा है? 200 नंबर का तो यही गैप आ गया एक एक नंबर में। इसलिए सिलेक्शन उनका होता है, मैं बार बार कहता हूं, जो 1 नंबर के लिए लड़ता है। जो 10 नंबर के लिए लड़ता है, जो 50 के लिए लड़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। अरे ये कोई लड़ाई नहीं है, फिर तो आप बहुत पीछे रह गए। आप 100 नंबर के लिए लड़ रहे हो, 1 नंबर के लिए लड़ो। फाइट फॉर द सिंगल मार्क। और ये सिंगल मार्क की जो फाइट है, ये चली जाती है हर सवाल पर, आपको ले जाएगी हर क्वेश्चन के ऊपर, हर क्वेश्चन में सुधार के ऊपर, हर पेपर में सुधार के ऊपर। और यहीं से आप बनते हुए, यहीं से आप बिल्ड करते हुए खुद को। दैट इज द की ऑफ सिलेक्शन। क्या मैं समझा पाया आपको? यस सर। इसलिए उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता जो केवल यहां पढ़ने पर रखते हैं, यहां डालते रहते हैं, यहां डालते रहते हैं, कभी नहीं होगा। यहां से निकाला बाहर कैसे जाए, दैट इज द की, और यही होती है आंसर राइटिंग स्किल। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि यहां क्वालिटेटिव रखा जाए, क्योंकि अगर यहां क्वालिटेटिव नहीं है तो बाहर कैसे क्वालिटेटिव आ जाएगा? आ ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर देने वाली बात है। फिर आप अच्छा कैसे लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले 2 चीजें, यहां अच्छा लाओ, और जो यहां आपने अच्छा अच्छा इकट्ठा किया है, उसमें भी उसे सिंक्रनाइज्ड करके बेटर वे में बाहर कैसे निकालना है, अपनी कॉपी पे कैसे लिखना है, ये भी सीखना है। ये 2 चीजें आ गई, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप। फर्स्ट, अगर एक सीट है, 50 नहीं चाहिए, एक सीट है, आपका होगा।
भीड़ है, क्वालिटी नहीं है लोगों में। समझना इस बात को, याद रखना इस चीज को। कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन कंपटीशन में संख्या बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी घटी है। क्वालिटी डिक्रीज हो रही है लगातार। इसलिए आपको जस्ट थोड़ा सा मेहनत करके आगे आने की जरूरत है। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो बस थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप तैयारी में ही सिलेक्टिव हो जाएंगे, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, इतने से काम चला लेना है, इतने से नहीं चलाना है, तो फिर नहीं होगा। ये भी फैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका इवैल्यूएशन ओवरऑल में से होना है। और जब ओवरऑल में से इवैल्यूएशन पे चले जाते हैं हम लोग, तो फिर सब कुछ जांचा जाता है, कोई एक चीज नहीं देखी जाती। इसीलिए उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई बनाया एग्जाम को। जैसे उन्होंने जीएस भी रखा है आपके पेपर में, उन्होंने लैंग्वेज भी रखी है आपके पेपर में, और लैंग्वेज में भी उन्होंने प्रिसाइज, ट्रांसलेशन, ऐसे तीनों चीजें रखी हैं आपके पेपर में। तो आप किसे छोड़ोगे? और छोड़ के कहाँ जाएंगे फिर? 400 नंबर, 200 का जीएस है मेंस में, और 200 का लैंग्वेज का है, 400 मार्क्स हैं। और 600 नंबर का आपका लॉ है। अगर आप 400 को नेग्लेक्ट करेंगे, 1000 में से आपने 400 नेग्लेक्ट कर दिए, 40% आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, 60% पर ध्यान दिया है। 60% को आप बहुत बेहतर तरीके से करोगे ना, तो 60% का केवल 60% ही मिल पाएगा। 10 में से एग्जामिनर जब मार्किंग करता है, तो केवल 60% देता है बहुत बढ़िया आंसर्स को, उन आंसर्स को जो मैंने बताए हैं आपको किस तरीके से लिखे जाने चाहिए। अब 600 का 60% कितना हुआ? 3600, सॉरी 360। 600 का, मैं ये कहता हूं कि 360 के आपको 380 मिल गए। मैं तो 20 और बढ़ा रहा हूं। लॉ में आएंगे नहीं इतने, याद रखना, लेकिन मैं दे रहा हूं, चलो मिल गए। 1000 में से 380, 38% पर सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको 400 में से कम 200 लाने ही पड़ेंगे, अब सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 400 में से 200 आए और यहां ऐड हो गए ये, तो आपके 580 हो गए 1000 में से कम 200। अब हो जाएगा आपका सिलेक्शन, अब कोई नहीं रोकेगा। तो दैट इज द की। और फिर इस सब के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। इस सब के लिए कंटेंट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इस सब के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला स्टेप है सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है? तभी कर पाओगे। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेंस आंसर राइटिंग वाला बैच। और इसमें चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। ठीक है? कोई क्वेश्चन किसी की, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोगों को मुझे बताना है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। मैं इसमें आप लोगों से पूछ पूछ के करूंगा। ठीक है? आप लोग मुझे गाइड करना। देखो, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रखी है अभी हाल फिलहाल में, आ, सरकार की तरफ से एक हाई एम्पावर्ड कमेटी भी बनी है। प्रेसिडेंट की, जो पूरे पुराने प्रेसिडेंट है, वाइस सॉरी पुराने प्रेसिडेंट हैं, रिटायर्ड प्रेसिडेंट या एक्स प्रेसिडेंट, उनकी लीडरशिप में बनी है। और हो सकता है उसकी जल्दी सिफारिशें आ जाए, है ना? तो कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन में जिन्हें सरकार को एड्रेस करने की जरूरत है? तो इसी से हम लोग शुरू करेंगे अपने एस्से की शुरुआत। वन नेशन वन इलेक्शन, टॉपिक ये है। ठीक है?
क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है, जैसा कि हम लोग ऐसे में करते आए हैं शुरुआत से ही? ऐसे लिखने का सबसे पहला तरीका होता है कि कुछ आप ऐसे। आशुतोष जी, माइक कौन है आपका? चलिए ठीक है। सबसे पहले इसमें कोई ऐसा पॉइंट देखिए जिसकी, ऐसा कोई शब्द जिसकी व्याख्या की जानी जरूरी है। एक देश एक चुनाव, ऐसे लिखने का ये सबसे पहला तरीका है कि कोई ऐसा शब्द ढूंढना जिसकी व्याख्या आवश्यक हो। एक देश एक चुनाव, कोई ऐसा शब्द है इसमें जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए? सर चुनाव की और देश ठीक है। की, भारत देश की। नहीं, भारत तो इसमें है ही नहीं। सर राष्ट्र की, सर किसी राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्र के कहा जा नेशन। सकता है, सर या स्टेट। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम एक राष्ट्र सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो राष्ट्र ही है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेशन और इलेक्शन, दो चीजों को यहां पर हमें लग रहा है कि इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो जब हम लोग भूमिका लिखेंगे उसमें हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं। देखो, नेशन के कॉन्सेप्ट क्या होती है? नेशन किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं? सर जिसकी सर अपनी जिसकी, हाँ जी। सर जिस चार चीजें होती हैं, जैसे जिसकी अपनी खुद की जनसंख्या हो, जिसका खुद का अपना क्षेत्र हो, जिसके खुद का अपना संप्रभुता हो, मतलब वो किसी के दबाव में ना आए। और सर एक और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। चार चीजें मैंने पढ़ी हैं कहीं। तो खुद का देश सर और कानून हो राष्ट्र। सर अपना। अच्छा, हाँ, फिर खुद का देश और, कानून हो। अच्छा, फिर देश और राष्ट्र में क्या अंतर होगा? फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड ए नेशन? कंट्री किसे कहेंगे? अगर ये राष्ट्र है तो कंट्री, देश क्या है? सर एक समूह सर। देखो, जो आपने चारों बताई, एक राष्ट्र होने के लिए चारों कंडीशन ही आवश्यक है। लेकिन इसके साथ एक, उसमें एक और चीज भी ऐड होती है, वो ये कि सब लोगों में सामूहिकता की भावना और सब लोगों में एकता की भावना, भ्रातृत्व की भावना, फ्रेटर्निटी की कॉन्सेप्ट एक नेशन में मिलती है। इसीलिए प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी को सबसे लास्ट में रखा गया है। अगर किसी देश में भ्रातृत्व की भावना नहीं है, फ्रेटर्निटी की कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है, लोगों के बीच में भाईचारा नहीं है, तो वो देश तो हो सकता है लेकिन वो राष्ट्र नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी अ नेशन। तो हम इसकी शुरुआत इसी से करेंगे। सबसे पहले तो इसी से क्या, सबसे पहले तो जब वन नेशन वन इलेक्शन है, तो क्या किसी कोर्ट से करनी चाहिए? किसी सेंटेंस, किसी कोर्ट वगैरह से कर लेनी चाहिए? जी सर। कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले लिख सकते हैं, यहां मुझे कोट याद आ रहा है रजनी कोठारी का। रजनी कोठारी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने लिखा कि चुनाव लोकतंत्र का, लोकतंत्र का एक आधारित पक्ष है, एक आधारित पक्ष है। इलेक्शन इज द बेसिक पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है। इसलिए चुनाव आवश्यक है, क्योंकि देश में लोकतंत्र के अगर बने रहना है, या लोकतंत्र का को मजबूत करना है, या लोकतंत्र मजबूत आगे होना है, तो फिर इसलिए चुनाव आवश्यक है। ठीक है। इनका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, किसी और का भी लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का भी आप लिख सकते हो। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव
समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था का द्योतक है। समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था का द्योतक है। फेयर इलेक्शन, ये 323 के ऊपर 324 के ऊपर बोल रहे थे, तब कहा उन्होंने पार्लियामेंट में डिबेट्स में, निष्पक्ष चुनाव समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था का द्योतक है। फ्री इलेक्शन रिप्रेजेंट द हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, फ्री एंड फेयर होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, क्या ये दोनों कोट लिखे जा सकते हैं, बताओ? यस सर। तो हमेशा जब भी आप ऐसे लिखने के लिए जाएं तो शुरुआत कोट से करें। कोट लिखिए, शुरुआत करिए। अब कोट लिख दिया हमने, अब सर हमें लोकतांत्रिक, सर अम्बेडकर के सर तथ्य है सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर लास्ट में क्या बोला सर आपने वहां? एक समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था का द्योतक है। द्योतक माने रिप्रेजेंटेटिव, बताने वाला, द्योतक है। ठीक है, चलिए ओके सर। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो अब अगले पैराग्राफ से हम लोग लिखेंगे। अगले पैराग्राफ में नेशन को परिभाषित कर लें। तो नेशन में आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः एक राष्ट्र वो अभिव्यक्ति है जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं, निश्चित कानून व्यवस्था, संप्रभुता एवं लोगों के मध्य एकता एवं भ्रातृत्व की भावना हो। A nation is a concept in which there would be a defined boundary, a political system, sovereignty, and also the sense of unity and fraternity among the masses, है ना, या among the people, जो भी आप लिखना चाहें। सर हिंदी में आपने थोड़ा जल्दी से बोल दिया, वो लिखा नहीं ये है। लिखना नहीं है, अरे लिखना नहीं है ये, इसको लिखिए मत, क्योंकि ये मैं कब तक लिखवाऊंगा आपको? एग्जाम में मैं थोड़ी बोलूंगा आपको जाके आपको खुद लिखना है। मुझे तो केवल आपको मजबूत करना है लिखने में, कि आप कैसे लिखें। देखो, जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, यकीन मानना इससे नहीं लिखा जाएगा, मैं चाहे जितना बता दूं आपको। आप खुद से लिखने की कोशिश करना, डिफाइन मैं कर रहा हूं इसको। तो आपको क्या लिखना चाहिए था? सबसे पहले ये लिखना चाहिए था कि कोट से शुरू करें, किसी कोट से शुरू करें, QUOT, कोट से, कहानी से, स्टोरी से, है ना, स्टेटमेंट से, इससे शुरू करें। ऐसे हमेशा एक अच्छा रहेगा। दूसरा, फिर ये कि कुछ शब्दों की परिभाषा लिखें या कुछ शब्दों का विस्तार करें, एक्सटेंशन करिए कुछ वर्ड्स का। तो जैसे मैंने एक्सटेंशन करा नेशन वर्ड का, अब इलेक्शन, चुनाव। तो चुनाव क्या है, इलेक्शन क्या है, क्या है इलेक्शन की संकल्पना? देखो, चुनाव एक लोकतंत्र सर, व्यवस्था की, हाँ, सर एक जन समूह सर अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है सर, चुनाव। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो भाग है जिसमें लोग अपने अधिकारों का उपयोग करके और अपने द्वारा एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। हाँ या ना? इलेक्शन इज अ यस प्रोसेस, सर। इलेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच पीपल यूज देयर फ्रेंचाइजी टू इलेक्शन and also form a system by itself to govern। कितने बढ़िया शब्द आए, फॉर्म अ सिस्टम बाय इटसेल्फ टू गवर्न, जिससे वो स्वयं शासित हो सकें। दोनों बातें लिख सकते हैं हम। दोनों बातें समझ में आ गई? किसको नहीं आया बताओ जल्दी से।
सर इसमें हम भारत देश के नाम का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि भारत का नाम ही नहीं है इसमें, ऊपर नाम है क्या। तो फिर सर जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग तरीके से चुनाव हाँ होते तो हैं तो क्या? चर्चा करेंगे, खुला छोड़ेंगे अभी हम उसे, जिक्र कर जी। सकते हैं, लेकिन सब में होता तो यही है ना, चुनाव में यही होता है, जहां भी चुनाव होगा वहां लोग अपने फ्रेंचाइजी राइट्स का उपयोग करेंगे, वोटिंग राइट्स का उपयोग करेंगे, एक व्यवस्था चुनेंगे और वो व्यवस्था वही होगी जिसके द्वारा वो गवर्न होंगे। दैट इज द सिंपल थिंग। हम भारत की तो बात ही नहीं कर रहे, भारत की बात करना इसमें बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत का नाम ही नहीं है। वो बात जरूर है कि हमें इंडिया के कॉन्सेप्ट में ही इसको लेकर आना है, लेकिन हम लोग खुले हुए हैं इसमें कि हम विदेशों का भी जिक्र कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ना, क्योंकि इसमें इंडिया की बात। बाकी लोग बताओ। अरे मैं बोलता बोलता थक गया, तुम भी तो कुछ बताओ। और क्लियर है ये यहाँ तक? सर क्लियर है। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो, हमने ये बता दिया नेशन, ये बता दिया इलेक्शन। अब हमें ट्रेंड सेट करना है इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये चर्चा इंडिया में ही हो रही है। तो हम इसमें क्या अभी जो भारत में एक डिबेट है और उस डिबेट को लेकर सरकार ने एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई है प्रेसिडेंट की लीडरशिप में, तो क्या उसका जिक्र कर दें? यस सर। जी सर। क्योंकि कहां से ये बात आई ये आपको बतानी पड़ेगी, बता देनी चाहिए। आप हाई एम्पावर्ड कमेटी का जिक्र कर दीजिए कि अभी हाल ही में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की उपयोगिता पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक उच्च शक्तिप्रद समिति का गठन किया गया है। ठीक है। अब यहां से ये ट्रेंड सेट हुआ। अब आप अगली पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग क्या लिखें ये बताओ। क्या इसके वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इसके पक्ष और विपक्ष में बहस की जा सकती है? सर इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बताने पड़ेंगे। नहीं बताने पड़ेंगे नहीं, जरूरी थोड़ी है। बताओ, इसमें लिखा हुआ है कुछ जरूरी है? नहीं सर। जरूरी तो सर नहीं ये होगा लेकिन जरूरी नहीं बताना है। तो होगा। देखो सर देखो उलझा देखो हुआ देखो है सर, इसको मैं उलझा हुआ देखो है सर, इसको मैं खोलना है सर, कड़ियों में ध्यान सर। से, ध्यान से सुनो। जब डिबेट हो, जब भी आपको कोई ऐसा टॉपिक मिले जो डिबेटेबल हो, है ना, राधा जी ये मत सोचना कि इसके पक्ष विपक्ष में बताना ही पड़ेगा हमें। ये कैसे पता मुझे बताना पड़ेगा? मैं तो नहीं जानता। ये आपको इसलिए पता क्योंकि अभी ये चर्चा में है। मान लो कोई ऐसा मुद्दा भी तो हो सकता है जो चर्चा में ना हो, उसके ऊपर लिखने के लिए आ जाए। तब आप उस मुद्दे को पढ़ के, उस सेंटेंस को पढ़ के या उस विषय को पढ़ के देखिए कि क्या इसके पक्ष और विपक्ष में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जब इसके पक्ष और विपक्ष में लिखा जा सकता है तो फिर दोनों आधारों पर आप डिबेट को ले जाइए। यहां से आपको अब पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे पक्ष और विपक्ष, बड़ा आसान है दोनों में लिखना। पक्ष में क्या होगा, है ना, कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यस। ठीक है। इससे क्या, अब होने को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? सबसे पहले चुनौतियों को मत लिखो, सबसे पहले लिखो लाभ क्या क्या होंगे। अगर वन बेनिफिट। नेशन वन इलेक्शन देश में हो तो लाभ कौन कौन से होंगे, है ना। तो पहले बताओ, मैं ये कहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर अब दो बातें हुई, दो सवाल सामने निकल के आए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन है तो लाभ क्या होगा और इससे हानि क्या होगी। दो बातें, दोनों को बताइए मुझे, लाभ क्या होगा। पहला लाभ बताओ। श्रृंखला, आप बताओ क्या लाभ होगा अगर एक देश एक चुनाव हो।
सर इसमें सर समय की त्रुटि, समय की अवधारणा तो सर बहुत कम होगी सर जो है। समय का इससे कोई सबसे पहले मतलब नहीं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो खर्च है ना वो बचेगा, जो बार बार गवर्नमेंट चुनाव का आते खर्च खड़े। बचेगा, है ना। खर्च सबसे और पहले, समय में। हाँ, सबसे पहले गवर्नमेंट सरकारी खर्च में बचत होगी। ठीक है, गवर्नमेंट जो सेविंग है, सरकारी खर्च की जो बचत, सरकार जो खर्च करती है चुनाव के ऊपर, उसमें बचत होगी। अब आपके पास कोई डेटा है देने के लिए? ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात, तब आप बताना। ध्यान से मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर आप अपने में उलझ जाएंगे। देखो, मैंने ये कहा, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि सरकारी खर्च में बचत होगी, मैं ये मानता हूं कि बचत होगी। क्या कोई ऐसा डेटा मुझे नहीं देना चाहिए यहां पर, या मैं केवल बात ही कह दूं कि सरकारी खर्च में बचत होगी? जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब लोकसभाओं के, विधानसभाओं के भी साथ में चुनाव कराए जाएं तो ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़े, ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़े, ऑब्वियसली पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि सरकारी खर्च में बचत ना हो, उतना ही हो जाए। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई बात लिखें तो आपके पास अगर उससे रिलेटेड कोई तथ्य है तो आप जरूर दें। मेरे पास है। अभी हाल फिलहाल में आईडीएफसी की एक रिपोर्ट आई। आईडीएफसी एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो कि सर्वे करती है। उसने बताया कि भारत में लोकसभा के चुनावों में, अब एक बार के लोकसभा के चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा हो जाता है। और इसके साथ जब विधानसभाओं के और चुनाव होते हैं तो साल भर में, मतलब साल भर में जो चुनाव होते हैं, उस साल, जिस साल लोकसभा के चुनाव हुए हो, तो ये खर्चा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का हो जाता है। तो एक तो ये है कि आईडीएफसी की रिपोर्ट जैसी या किसी और तथ्य का आप हवाला दे सकते हो यहां पे। पहला लिखो, सरकारी खर्च में बचत होगी। कंटिन्यूएशन में आईडीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार एक आम चुनाव के दौरान 60,000 से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा सरकार का होता है। अच्छा, दूसरा बताओ। सर समय की बाध्यता दूर होगी सर। जो सरकारी योजनाएं हैं जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी की वजह से लंबित हो जाती हैं एक लंबे समय तक, क्योंकि चुनाव 2-3 महीने चलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है, तो सरकार कोई खर्चा नहीं कर सकती है, कोई पैसा रिलीज नहीं हो सकता है। तो जो योजनाएं हैं वो इडल पड़ी रहती हैं, समय से पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो दुष्प्रभाव है एक लंबे समय तक, वो भी इसके ऊपर नहीं आएगा। लिख सकते हैं या नहीं? मेजर पॉइंट है सर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दुष्प्रभाव बचेगा। ठीक है, और बताओ। सर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव। यही तो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, यही हो गया। और एक हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लग जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। देखो, होता अमूमन क्या है कि जब केंद्र में सरकार किसी और की है, राज्य में सरकार किसी और की है, तो जो केंद्र की सरकार है वो ये चाहती है कि राज्यों में भी उसकी सरकारें बन जाएं, जिससे राज्यसभा में उनका बहुमत हो जाए। तो फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग में या विधायकों की खरीद फरोख्त में या सरकारों के तोड़ने में लग जाते हैं, जैसे कि इस समय की सरकार। तो आप ये लिख सकते हो कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, हॉर्स ट्रेडिंग पर। अब मुझे ये बताओ, जब हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लगेगा तो इसकी वजह से 10th शेड्यूल मजबूत हो जाएगा, हाँ या ना? जी एंटी सर। डिफेक्शन लॉ, यस सर। एंटी डिफेक्शन लॉ कहां पर है? 10th शेड्यूल में है। 10th जी शेड्यूल सर। अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो आप इस बात को भी लिखेंगे इसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लगेगा तथा जो 10वीं अनुसूची है वह मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और बताओ। पॉलिटिकल करप्शन कम होगा,
है ना? जी सर। सर शासन में विक प्रशासनों पर कम करना, विक पोषणों को जो कम करना। एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चूंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को काम करते, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है चुनावों में, उतना सामान इकट्ठा नहीं हो पाता, प्रशासनिक अधिकारी सब उसमें लग जाते हैं, तो उनकी समय की भी बचत होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्वीनियंस होगा और सिटीजन को भी कन्वीनियंस होगा। लोगों को कन्वीनियंस होगा या नहीं? भाई मेरे मार्कर काम नहीं कर रहे। सिटीजन और लोगों को कन्वीनियंस होगा या नहीं होगा, बताओ? सिटीजन का यस सर। कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेशन का कन्वीनियंस, ये भी होगा। ठीक है, और बताओ। सर जो कानूनी प्रवर्तन संसाधन है उनका मतलब अच्छे से यूज होगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव में ही आ गया, कन्वीनियंस में ये भी शामिल हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा, लॉजिस्टिक्स भी ठीक ठाक वो भी यूटिलाइज हो पाएंगे, समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, है ना? हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, पॉलिटिकल करप्शन रुकेगा, है ना? राजनीतिक भ्रष्टाचार रुकेगा। क्योंकि अब जब लोकसभा के चुनाव होंगे तभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये बंद हो जाएगी अपने आप ही, सरकारें नहीं तोड़ी जाएंगी राज्यों की, एक ही तरीके की सरकार चलेगी। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष हैं। सर इसको बेनिफिट किसको हुआ सर, गवर्नमेंट को हुआ सर या सिटीजन्स को हुआ सर? दोनों को ही हुआ, है ना? सिटीजन्स को भी लाभ होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में लाभ हैं। ये कौन कौन से लाभ हैं ये हम लोगों ने देख लिए। अब ये बताओ विपक्ष में चुनौतियां क्या हैं इसके सामने। लाभ हम लोगों ने देखे, है ना? चुनौतियां बताओ, क्या सर चुनौती है इसे लगाने में? संवैधानिक चुनौतियां हैं और मध्यकाल मतलब कार्यकाल का पतन होगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या है? देखो, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंज ये है कि आर्टिकल 82 और 173, शायद या 172 है, 172 है, 82 बात करता है। सर हाँ, 83 है। 83, 83, 83, 83 बात करता है लोकसभा के चुनाव की, और 172 बात करता है विधानसभाओं के चुनावों की। और वो ये कहते हैं कि 5 वर्ष के पश्चात ये चुनाव विद इन 6 मंथ्स तक करा लिए जाएंगे। अब मान लो किसी वजह से किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई, तो अब क्या करा जाए? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए विधानसभा भंग होने पर, या फिर पूरे देश में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? दो ही बातें हो सकती हैं। अब पूरे देश में अगर चुनाव कराए जाएं तो फिर तो ये वही बात हो गई, जो बेसिक कोर आइडिया है इसका, वन नेशन वन इलेक्शन का, वही समाप्त हो गया। कोर आइडिया ये है कि देश में चुनावी खर्च की बचत हो, समय की बचत हो, लॉजिस्टिक्स की बचत हो। ये तो हर बार चुनाव होगा। मान लो 2 महीने पहले गुजरात में सरकार विधानसभा भंग हो गई, 4 महीने बाद महाराष्ट्र में हो गई, तो हर बार फिर आम चुनाव भी करवाने पड़ेंगे। दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए चुनाव ना करा के, तो फिर ये इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आर्टिकल 1 के अगेंस्ट है। क्या मैं सही हूं? यस सर। फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा, तो ये भी नहीं कर सकते। तो एक चुनौती तो ये हुई कि आर्टिकल 82 और 172, इनकी चुनौतियां सामने हैं। दूसरी चुनौती, इस समय कई विधानसभाओं में अपनी अपनी सरकारें हैं जो चुनी हुई हैं,
अभी उनका कार्यकाल खत्म होना है, बाकी होना है। तो अगर जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए तो फिर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया कैसे जाए और उन्हें कौन बर्खास्त करे? अभी तक पोजीशन ये है कि या तो आर्टिकल 356 के माध्यम से या 365 के माध्यम से इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन और ये दोनों कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की बात, लेकिन यहां तो सिस्टम में कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर नहीं है। तो फिर किस आधार पर जो बाकी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, उन्हें कैसे भंग किया जाए? यह भी एक संवैधानिक मुद्दा है या नहीं है? बताओ। यस सर। अरे चुपचाप सुन रहे हो, बोल तो रह नहीं रहे। अरे बताओ, कोई और भी तो बताओ। 56 लोग हो, लेकिन कोई अपना दिमाग नहीं चला रहा। अच्छा, एक मुद्दा ये आया। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर ऐसा करना है आपको, मान लो एन मास लेवल पर राज्यों में राज्य सरकारों को भंग करना है, तो फिर आपको तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। अच्छा, तीसरी बात बताइए, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा ही है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट सेंटर की जो पावर है उसमें वृद्धि नहीं करती है? केंद्र की शक्ति में वृद्धि नहीं करती है? करती है सर। कर देती सर, है। ऑल क्योंकि सर ये पावर देखने में आया, आती है सर। हाँ, ये देखने में आया, जैसे 3 देश हैं, है ना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि किन किन देशों में है। 3 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट है इस समय। स्वीडन में है, साउथ अफ्रीका में है और ब्रिटेन में है। इनमें यह देखने में आया कि जिस पार्टी की, जिस दल की सरकार केंद्र में बनती है, उसी दल की सरकारें राज्यों में भी बनती हैं। लेकिन इन तीनों देशों में ही कहीं पर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ना ब्रिटेन में है, ना साउथ अफ्रीका में है और ना ही स्वीडन में है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। राज्य हैं यहां पर, उनकी पर्टिकुलर अपनी एंटिटी है, बहुत मामलों में वो इंडिपेंडेंट है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाली नहीं होगी? और अगर इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या ये एक लीगल चैलेंज नहीं हो जाएगा कोर्ट में? हाँ या ना, बताओ। एसआर बोम्मई केस का उदाहरण लिख दो। एसआर बोम्मई में फेडरल स्ट्रक्चर को, और केशवानंद भारती में भी फेडरल स्ट्रक्चर को बेसिक फीचर घोषित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए दैट देयर इज ऑल्सो अ लीगल चैलेंज टू। क्लियर है? 2 चैलेंज हुए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर चेंज है, एक लीगल चैलेंज है। और बताओ। हाँ हाँ, मिली। ये भी लिख सकते हैं ना कि लॉजिस्टिकली भी एक चैलेंज हो जाएगा कि कैसे हाँ, एक बिल्कुल ही हो टाइम पे जाएगा। हाँ हाँ, ईवीएम या करेक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे होंगे करेक्ट। सर? अभी तो आम सभा के चुनावों में, आम लोकसभा के चुनावों में, जिसमें केवल भारत में 4000 से 5000 प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, उनको लेकर ही लॉजिस्टिक चैलेंज है। जब विधानसभा के चुनाव भी साथ होंगे, जिसमें और 10 से 15,000 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे चुने जाने को लेकर, तब तो चुनौती और बड़ी होगी। चुनाव हो सकता है लगातार 6 महीने चले। दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। होगा या नहीं होगा, बताओ, बाकी सब लोग सोच के। यस सर। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, क्या ये
लोकतंत्र की भावना के विपरीत ही नहीं है। इफ इट इज नॉट टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे? हमने ये कहा पहले ही कोर्ट्स में, हमने कह दिया, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, रजनी कोठारे ने भी कहा कि चुनाव देश में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जल्दी जल्दी या राज्यों में अलग चुनाव हो रहे हैं, केंद्र के अलग चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें जो जनता है अपनी फ्रेंचाइजी का उपयोग करती है और लोग अपनी इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं चुनावों के माध्यम से। इसलिए लोकतंत्र और समृद्ध होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का शासन लोगों के लिए। इसलिए इंटरवल पर होने वाले चुनाव लगातार लोगों की इच्छा की भी अभिव्यक्ति होते हैं। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। क्लियर है? सर जो अभी इसलिए उत्तर प्रदेश में हुआ, डेमोक्रेसी को भी मजबूत करते हैं, लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। हाँ सर अभी जो उत्तर प्रदेश में अभी जो हुआ, ये अभी जो लोकसभा के चुनाव है, तो उसमें एकदम से समाजवादी पार्टी का आ जाना बहुत अच्छे उससे, और एकदम से गिर जाना, ये भी तो है चैलेंज आने वाली विधानसभा के लिए। नहीं, तो ये कोई इससे भी चैलेंज नहीं, जागरूक हुआ है। ये कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज हमारे सामने ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग लेके आए तो केंद्र में भी एक साथ चुनाव होगा, राज्यों में भी एक सर साथ चुनाव पावर होगा। सर किसके पास में जाएगी सर? प्रेसिडेंट के पास में जाएगी सर, या ऑल पावर सर? कौन सी पावर्स? सर कंट्री की सर। नहीं, चुनावों से प्रेसिडेंट की पावर का मतलब थोड़ी है, वही तो चुनाव नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट की पावर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, वो तो प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री के पास, राज्य में तो मुख्यमंत्री, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन की कॉन्सेप्ट अगर आती है तो मेरा यहाँ पर विचार ये है कि लोकतंत्र भी प्रभावित होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि लोग 5 साल बाद ही अब अपनी इच्छाओं को बता सकते हैं सरकारों को या राजनीतिक दलों को, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर चुनाव पहले पहले, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी, जैसे वृंदा जी ने कहा, लोगों ने अपनी इच्छा बता दी कि भाई हम बीजेपी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है इससे संतुष्ट नहीं है। अब ये एक चैलेंज है सरकार के सामने, सरकार सुधार करेगी, इसमें सुधार करेगी, लोगों को लाभ होगा। तो ये तभी हो पाया जब आम चुनाव अलग हैं। अब सरकार क्या करेगी, चूंकि आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार उसमें अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, योजनाओं को लागू करेगी। इससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी देश में। लेकिन अगर चुनाव ही एक बार हो जाएगा और राज्य में भी उसी समय और केंद्र में भी उस समय, तो फिर 5 साल के लिए बात गई। अब 5 साल तक जो सरकार है वो तानाशाही रूप में काम कर सकती है, रूल सर बाय यही द बात मैं बॉडी, कहना चाह रही थी, है ना? तो सर यही दैट बात इज, मैं कहना चाह रही थी। हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो, जैसा मिली ने बताया, ये नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। नीति आयोग ने साफ कहा कि अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो कॉस्ट है चुनावों की वो कई गुना बढ़ जाए। इसलिए ये बेसिक आइडिया को ही, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मूल विचार है, उसी को ही खारिज कर देती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? पक्ष सर विपक्ष इसके ऊपर दोनों देख लिए। सर इसके ऊपर कभी पार्लियामेंट में सर बहस हुई क्या सर? अरे नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अब कोई चर्चा चल रही है, अभी कुछ नहीं। हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इसके ऊपर, हमें पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है अभी। हाँ मिली, हाँ बताओ, आप बताओ। भैया लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंडेड पॉइंट हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट कोई तो बात नहीं हो नहीं। पाएगा। हाँ हाँ भैया जैसे एक ही टाइम पे चुनाव हो रहे होंगे तो इनइक्वालिटी भी आ सकती है कि किस हिसाब, मतलब हाँ कहीं पे ज्यादा, हाँ क्योंकि हाँ, मुख्य ये चुनाव फेडरल पे स्ट्रक्चर ज्यादा वही हुआ। जल्दी आ जाए।
देखो भारत में क्योंकि फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म इंडिया में इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इसीलिए फेडरल कॉन्सेप्ट हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में बनी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बनाया। वो बात अलग है कि सेंटर को पावर ज्यादा दी राज्यों के बनिस्पत, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है और बेसिक फीचर है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आया गया तो ये हो सकता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो डाइवर्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगे, क्योंकि अभी जो राज्य हैं वो कल्चर के ऊपर या भाषाई आधार पर गठित हुए हैं या नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। और भाषा संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए राज्य जो हुए वो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब अगर एक ही तरीके का इलेक्शन होगा तो फिर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है या जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व है लोगों का, जिसका आधार पॉलिटिकल है, वो भी हार्म होगा। और ये क्या करेगा? ये फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करेगा, और ये संविधान के विरोध में होगा। ठीक है ना? देखो मैं अब थक गया बोलता बोलता, यहां तक रखते हैं। हाँ किशा जी बताइए। सर लोकल इश्यूज भी रेज नहीं हो पाएंगे बेसिकली, हाँ अगर हम बिल्कुल, लोकल इसमें इश्यूज भी रेज नहीं हो demerits पाएंगे। करेक्ट, ये भी एक पॉइंट है, आप लिख सकते हैं उसमें। आप कह सकते हैं चूंकि राज्यों में जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, जबकि केंद्र के जब चुनाव होते हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं, उन पर चुनाव लड़े जाते हैं। वो बात अलग है, हमारे यहाँ तो गाय भैंस बैल बकरी पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन अमूमन बात यही है कि जो चुनाव है वो लड़े जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मुद्दों पर मुस्लिम पे है केंद्र सर, में। हाँ, मंगलसूत्र पर भी लड़ लेते हैं हम तो हिंदू चुनाव उस मुस्लिम पर से लड़ते हैं सर। हाँ वो साम बिल्कुल साफ साफ। तो चुनाव हमारे यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं अमूमन, जबकि राज्यों में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय होते हैं, वो राज्य विशेष से जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये हमने चुनौती देखी। अब मुझे ये बताओ, लाभ ज्यादा है या हानियां ज्यादा है? सर हानियां ज्यादा है सर, हानियां है लाभ सर, कम है सर। हानियां हानियां ज्यादा ज्यादा है। है। इसीलिए अब आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, अब आपका ये सर तय आगे कर में लिया अगर तोला आपने। जाए तो सर हानि ज्यादा है सर, लाभ बहुत कम है सर। लाभों के बारे में है भी नहीं वो कि बहुत ज्यादा होंगे यानी, क्योंकि नीति आयोग ने कह ही दिया है, जो बेसिक आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, नीति आयोग ने उसे ही खारिज कर दिया अपने कहने से। तो डीमेरिट्स सर इसकी ज्यादा है। वर्तमान में सर अमित शाह की अध्यक्षता में सर ये कमेटी गठित की गई थी सर। नहीं, अमित शाह तो नहीं है, वाइस वो प्रेसिडेंट हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट है उनकी अध्यक्षता हम में। ना कोविंद जी ने रामनाथ जो थे कोविंद ना जी। सर, कोविंद से ना हाँ सर जी, हाँ जी, मुर्मू जी को सर सौंपी है सर उसकी जो है सर रिपोर्ट। ठीक ठीक। चलिए वो यहां जो तक जो रखते हैं। सुनते हैं ना सर, हाँ जी, सर हाँ जो जी। सुनते हैं ना कि ये वो चुनाव नहीं होने देने के बैकडोर वो सिस्टम है ये सारा। अरे इसमें मत जाओ, हाँ, आप एससी पे जाओ, आपको ऐसे लिखना है, आपको ये सब नहीं करना मैं है। समझ रहा हूँ, टॉपिक वहां से हट गया, ऐसे वाली बात तो अलग है, लेकिन एक मैं से वापस आ जाओ, प्रैक्टिकली वापस आ बता रहा जाओ, हूँ। वापस आ जाओ। ठीक है ना? ऐसे पे जाते हैं, ऐसे को देखो, तो हमने ऐसे लिख लिया, ये पॉइंट्स हमने ऐसे के ढूंढ लिए। देखो ऐसे के पॉइंट्स ऐसे ढूंढे जाते हैं, कोई भी ऐसे आए आप ऐसे पॉइंट को एक डिस्कोर्स में ले जाइए, और डिस्कोर्स में लेके पक्ष देख लीजिए, विपक्ष देख लीजिए, एक आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब आगे आपको कंक्लूजन में चले जाना है। ठीक है? क्या ये ऐसे 1000 शब्द में नहीं हो गया है अब तक? यस सर। सर इस पर तो आज तक पर डिबेट किए जाए सर, अभी 2000 में हो जाएगा सर ये। नहीं, ये बताओ, आप आसानी से 500 वर्ड्स लिख दोगे या नहीं लिख दोगे अभी? मैं समझता हूं कि सब लिख देंगे आराम से, और आपको आता ही 500 वर्ड्स में है। तो आपको ऐसे ऐसे लिखा जाना है, श्रृंखला आपको क्लियर है ये? अब केवल निष्कर्ष पे जाना है, निष्कर्ष हम लोग कल लिख लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक रखते हैं। सर रिकॉर्डेड थी ये क्लास? हाँ रिकॉर्डेड थी, मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आपके रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए जाएंगे, कार्रवाई से निकाल दिए जाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। राधे राधे सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।
हाँ जी, ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट।